नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार के मदरसों के सर्वे के बाद एक और बड़ा फैसला, वक्फ की संपत्तियों का भी होगा सर्वे। विपक्षी दलों में मचा हड़कंप। शराब मुद्दे के बाद लैंड जिहाद के मुद्दे पर घिरी आप सरकार। दिल्ली में चल रहे लैंड जिहाद का हुआ पर्दाफाश। सोमनाथ भारती पर लगा सरकारी पार्क को कब्रिस्तान बनाने का आरोप। संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें। ईडी की गवाह स्वप्ना पाटकर का संजय राउत पर बड़ा आरोप। घोटाले का पैसा बेनामी कंपनियों और ठाकरे की पिक्चर बनाने में किया इस्तेमाल। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए गहलोत सबसे आगे। सोनिया गांधी से भी की मुलाकात। हो सकते हैं कांग्रेस के अगले अध्यक्ष। भारत से लेकर ईरान तक हिजाब को लेकर मच रहा बवाल। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 9 दिन से हो रही सुनवाई। जज ने कहा, मैंने लाहौर के अपने दोस्त की बच्चियों को कभी हिजाब पहने नहीं देखा। आज की सबसे पहली खबर में बात योगी सरकार के एक और बड़े फैसले की। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, जिसके लिए योगी सरकार ने 33 साल पुराने अपने आदेश को रद्द किया है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए योगी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया, क्योंकि देश में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्तियां हैं। हाल के दिनों में इन संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगे हैं। सर्वे के आदेश के बाद अब विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। डॉक्टर साहब, क्यों वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होगा और विपक्ष क्यों इस सर्वे के आगे आ रही है? देखिए, 33 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कई सारी सरकारी जमीनों को, जिसके ऊपर एनमी प्रॉपर्टी भी थी, जिसमें सब वक्फ के नाम कर दिया। और 1995 में वक्फ के नाम पे एक कानून बना दिया गया, जिसमें इतनी सारी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई कि वो किसी भी जमीन के ऊपर अपना हाथ रख दे, वो जमीन उनकी हो जाए। अब वक्फ होता क्या है? ये मुसलमानों में जो जमीन इस्लाम के नाम पे दान कर दिया जाता है जी, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब कोई दान करेगा तो उसका कोई सबूत तो होना चाहिए जी। अपने मन से कोई भी जमीन पड़ी हुई है उसको वक्फ का नाम दे देंगे, तो आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई ये वक्फ की ज़मीन अगर आप दावा करते हो तो भाई क्यों है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कानून के हिसाब से वो एक अलग सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कई इस तरह के मामले आए हैं कि जहां इलीगली वक्फ बोर्ड ने ज़मीन को कब्जा कर लिया। इसमें सरकारी ज़मीन भी है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर में आज बवाल मचा, उसी तरीके से तमिलनाडु में बवाल मच रहा है कि गांव हिंदुओं का, वहां पे 1500 साल पुराना मंदिर भी था। वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया भी तो हमारी जमीन है। भाई आप कोई सबूत दोगे? वो इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले से वो हिंदुओं का गांव है, हिंदू का मंदिर है, और उस मंदिर को कह रहे भाई ये मुसलमानों का मंदिर है, जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए। तो कई सारी त्रुटियां हैं। ये एक नेशनल डिबेट चल रहा है। अभी तो सिर्फ सर्वे हो रहा। ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, उसको निरस्त करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, और इस सेकुलर मुल्क के अंदर ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं एग्जिस्ट कर सकता जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के ऊपर अप्लाई हो। हिंदू मंदिरों से तो लाखों करोड़ रुपए सरकार कमाती है, और मुस्लिम धर्मस्थलों से एक पैसा भी आता है क्या? वो आता नहीं। जो दान दक्षिणा जो हिंदुओं के द्वारा दिया गया पैसा, वो इनके ऊपर खर्च होता है। बोर्ड मेंबर्स के ऊपर गाड़ियां, तो दफ्तर, तो चपरासी, तमाम तरह की सुख सुविधाएं जो है ये लोग भोगते हैं। तो ये एक तरफा तो चलेगा नहीं। योगी सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। फॉर वंस एंड ऑल
एक चीज तय हो जानी चाहिए इस देश के अंदर में कि वक्फ की जमीन कौन सी है, कौन एनिमी प्रॉपर्टी है, किस पे अधिकार मुसलमानों का है और कौन सी जमीनें इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड ने हड़पी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, योगी सरकार का डंडा अवैध संपत्तियों पर चलने लगा है, तो वहीं दिल्ली सरकार शराब घोटाले के बाद कब्रिस्तान के मुद्दे पर घिर गई है और आरोप आपके विधायक सोमनाथ भारती पर लगा है कि उन्होंने दिल्ली के ग्रीन बेल्ट में कब्रिस्तान बनाकर जमीन पर कब्जा किया है। कब्जे के लिए यहां कब्र बना दिए गए और मजार भी बनाई गई। भाजपा ने इसे जमीन जिहाद बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और सोमनाथ भारती को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एलजी से इस मामले की जांच कराने की अपील की है। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है दिल्ली सरकार की नाक के नीचे? देखिए, ये मुस्लिम अपीजमेंट का एक और बड़ा उदाहरण है। ग्रीन पार्क के पास एक बड़ा सा पार्क है, डियर पार्क है, रोज पार्क है उसमें, और वहां पे अचानक से कुछ दिन पहले कब्र उगाए। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि भाई ये लोग जो दफनाने आए थे, जो बाहर के लोग थे, कोई स्थानीय लोग भी नहीं थे जी। अब इसमें जो खेल है, जो पेच फंसा हुआ है, वो ये कि कुछ दिन पहले बोर्ड लगा दिया भाई कब्रिस्तान है, तो बाबा कोई नाम लेकर के कि भाई उनकी मजार है। अब सोमनाथ भारती का एक यार है वहाँ, लियाकत अली बिल्डर है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो एक कब्रिस्तान आप ग्रीन बेल्ट में जो जमीन डीडीए की है, और ये खुद डीडीए बोर्ड का एक सदस्य है, ये दबाव डाल रहा है कि उस जमीन को कब्रिस्तान घोषित कर दो जी। आज कब्रिस्तान, कल मजार, परसों रास्ता, और ये रास्ता बनने से क्या होगा कि जो लियाकत अली और उसके आसपास की जो जमीनें हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। खाओ, माल कमाओ, खाओ। ये कट्टर ईमानदार पार्टी, वैसे भी इन लोगों की आदत बहुत खराब है। दिल्ली में जहां तहां ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, तो ये एक ऐसा इलीगल काम केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहता है ये नटवरलाल कि हम तो कन्हैया हैं। भाई क्या कन्हैया हो, क्या कर रहे हो? हर जगह गंद फैला रहे हो, दिल्ली का नाश करके रख दिया तुमने, और इसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ नहीं जी। तो स्थानीय लोग वहां पे आंदोलित हो गए कि भाई जहां कल तक हम लोग मॉर्निंग वॉक किया करते थे वहां कब्र आ गया। और ये पहली घटना नहीं है, दिल्ली में इस तरह के सरकारी पार्क के अंदर कई जगहों पे मैं तो कहता हूं कि ये कब्र उगने लगते हैं अचानक से। ये इस देश के अंदर में एक नया ट्रेंड चला है कि एक्सप्रेसवे बनता नहीं, अचानक से एक दो मजार जो है जी उगने लगते हैं वहां पे। तो योगी सरकार तो उधर बुलडोजर चला रही है, केजरीवाल बुलडोजर नहीं चलाएगा क्योंकि उसको वोट चाहिए। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट का बहुत ही भद्दा और गंदा चेहरा है। कम से कम पाक्स को माफ कर दो जी। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के घोटाले छोटे नहीं हैं। शराब से लेकर जमीन तक सारे घोटाले इनके नाम हैं। एक घोटाला संजय राउत ने भी किया जिसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं, लेकिन उनकी मुसीबत ईडी की गवाह स्वप्ना पाटकर ने बढ़ा दी है। स्वप्ना पाटकर का आरोप है कि संजय राउत ने पत्राचौल घोटाले से कमाया हुआ पैसा अपने रिश्तेदारों की बेनामी कंपनियों में लगाया और उन्हीं पैसों को बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर बनी फिल्म ठाकरे में भी लगाया। कई विदेशी दौरे भी किए। ये बात संजय राउत की जमानत में रोड़ा लग रहा है। डॉक्टर साहब, अब तो जमानत मुश्किल है। देखिए, जमानत तो वैसे भी मुश्किल है, ये पीएमएलए का केस है, जल्दी इसमें जमानत मिलती नहीं है। आप एक नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, मुंबई में मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता, ये दंभ, ये अहंकार, ये सड़क छाप किस्म की राजनीति संजय राउत को ली डूबी जी। बेल पिटीशन जब इन्होंने डाला तो ईडी ने क्या कहा कि माय लॉर्ड इसको बाहर मत रखिए, ये तो धमकाता है सबको जी। धमकी भरे आर्टिकल्स भी लिखता है, ये ऐसा अनोखा एडिटर है, याद है उखाड़ दिया। तो ये संजय राउत की दुर्गति की शुरुआत है। ये पाटकर, सपना पाटकर, इन्हीं को इसने फोन पे गंदी गंदी गालियां और धमकी दी थी जी। क्या कहानी है इसमें? अब वो तो इनके साथ सामना में काम करती थी, आप ये समझिए, पति इनके दोस्त थे, सामना में साथ में काम करते थे, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो दोस्त अगर दुश्मन बन जाए
तो बड़ा खतरनाक दुश्मन बनता है, उसका आपके सारे राज को जानता है। तो वो राज खोल रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से इसने 650 घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। पात्रा चौल में रहने वाले 650 फैमिली को वहाँ से भगा के वहाँ पर अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। एक प्रवीण राउत को मुखौटा बना करके सामने रख दिया और माल खा गए। अब उद्धव ठाकरे को भी खुश करना है, तो उसने उस पैसे का इस्तेमाल ठाकरे फिल्म बनाने में कर दी जी। और इस बात के तो सबूत हैं कि पूरी की पूरी परिवार ये लोग विदेश यात्रा पे जाते थे हॉलिडे करने के लिए, और पैसा कौन देता था? तो प्रवीण राउत जो मुखौटा। बिल्कुल। बैंक में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से कौन दे रहा है? तो प्रवीण राउत दे रहा है। कहां से ला रहा है पैसा? इसी से, इसी घोटाले के पैसे से। तो ये तो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि गरीबों की हाय पड़ने वाली स्थिति है। कानून से तो बच जाओगे, गरीबों की आह लोगे तो जो आसमानी डंडा चलता है ना, उसमें आवाज नहीं होती और चोट बहुत बराबर लगती है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ अलग बवाल है और कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अलग ही बवाल कट रहा है। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है और गहलोत का नाम सबसे आगे है, लेकिन पहले राहुल गांधी को मनाने की बात हो रही है। अगर वो नहीं माने तो गहलोत अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, शशि थरूर ने भी मुलाकात की है, वो भी पद की रेस में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये है कि राजस्थान की कुर्सी का क्या होगा अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सियासी समीकरण है? देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कोई ऐसा दूल्हा होता है घोड़ी पे बैठते ही कि मुझे शादी नहीं करनी और रोने लगता है जी। गहलोत साहब की स्थिति वही है। वो बेचारे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और जबरदस्ती सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, और वो बोलते मुझे नहीं बनना। अब वो उनकी उम्र हो गई है भाई, अब तो बख्श दो। तो सोनिया गांधी ये चाहती है कि एक ऐसा शैडो बॉक्सिंग का मैच हो। शैडो बॉक्सिंग का मतलब कि परछाई से बॉक्सिंग चल रहा हो, कोई इंजर्ड ना हो, किसी को चोट न लगे, बस हवा हवाई फाइट एक क्रिएट करना चाह रही है जी। लेकिन मेरी एक अलग गट फीलिंग है। तमाम दुनिया ये कह रही है कि भाई गहलोत बनेंगे या शशि थरूर, चुनाव होगा, ये होगा वो होगा। ये सब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है जी। आई एम पुटिंग माई नेक आउट ऑन दिस न्यूज़। होगा यही कि ये जो यात्रा जो चल रही है ना, और अचानक से जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि नहीं, यात्रा खत्म होने के बाद जो है इलेक्शन करवाएंगे। अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। और उसके बाद अभी सुन लिया आपने, 10 राज्यों से आ गया जी कि राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, और जहां ये चुनाव की घोषणा होगी, कोई तो शशि थरूर बोलेंगे मैं नहीं लड़ना चाहता, गहलोत तो वैसे पहले से रो रहे हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं बनना, मेरे लीडर जो है वो राहुल गांधी हैं, मुझे चीफ मिनिस्टर बने रहने दो जी। क्योंकि वो इधर आएंगे तो उधर जो है पायलट साहब जो है वो कॉकपिट में जाकर के कब्जा कर लेंगे। गहलोत साहब को हो जाएगी छुट्टी, तो वो जान रहा है कि घोड़ा पे बैठना बड़ा मुश्किल है, यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। ये जो है बिल्कुल जो है वो पीछे से, जो घोड़ी जो होती है, घोड़े जो होते हैं वो पीछे से पैर उखाड़ते हैं, तो इनकी पूरी राजनीति उखड़ जाएगी। और होगा ये कि राजस्थान से तो हरियाणा से, देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता ये 10 जनपद के बाहर, कोई शर्ट फाड़ेगा तो कोई रोएगा तो कोई फांसी लगाएगा, कोई कहेगा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन राहुल को ही अध्यक्ष बनाया जाए। ये सब ड्रामा अभी होना है, और ये ड्रामा अभी कुछ लंबे समय तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ कांग्रेस में पद को लेकर खींचतान है, तो वहीं हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर ईरान तक खींचतान मची हुई है। ईरान में हिजाब न पहनने की मांग हो रही है, तो वहीं कर्नाटक में यानी कि भारत में इसे पहनने की मांग उठ रही है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। कई दलीलें दी जा रही हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू भी तो सर पर पल्लू रखती हैं, तो वहीं जज ने भी इस पर टिप्पणी की कि मैं पाकिस्तान में किसी को जानता हूं, वो लाहौर हाईकोर्ट के एक जज हैं, वो भारत आते रहते हैं, उनकी एक पत्नी और 2 बेटियां हैं, जिन्हें कभी हिजाब पहने मैंने नहीं देखा है। डॉक्टर साहब, ये हिजाब को लेकर क्या चल रहा है? एक जगह ना पहनने की मांग और एक जगह पहनने की मांग। देखिए, मुझे तो ये जो हिजाब के डिबेट में ये जो लुटियन गैंग जो
दलाल पत्रकारों, ये जो टूल किट वाले पत्रकार लोग हैं, उनकी स्थिति पे हंसी आ रही है जी। वो क्या बोले, इधर बोलेंगे तो उधर से जाएंगे, उधर बोलेंगे तो इधर से जाएंगे, इसलिए चुप है। कोई नहीं कह सकता है वो फ्रीडम है ना, हमें चाहिए आज़ादी, हिजाब से आज़ादी नहीं, क्यों? समझिए क्या कहानी है इसकी। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन 70s में ईरान में हुआ जी। उसके बाद से जो मुस्लिम समाज है उसमें कट्टरपंथ एलिमेंट जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है। जी। मैं जिस शहर में पैदा हुआ, मैं मुस्लिम मोहल्ले में ही पैदा हुआ। जी। कभी किसी को हिजाब पहनते देखा नहीं मैंने, किसी लड़के को, यंग बॉय को दाढ़ी बढ़ाते हुए, टोपी पहने हुए, पजामा पहने हुए मैंने देखा नहीं। जी। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ एक साथ होता था। शाह जुबैर रोड नाम है जहां मैं रहता था, जी। मुंगेर में। अब जब कभी गांव जाता हूं, घर जाता हूं, अपने शहर में जाता हूं, तो यंग लड़कों को मैं देखता हूं कि वो दाढ़ी टोपी सब कुछ, हिजाब भी वैसे ही सब कुछ। तो ये जो कट्टरपंथ जो समाज में समाया है, ये अचानक से नहीं हुआ है। जी। ये वहाबी, ये कट्टरपंथी इस्लाम पैसे के साथ हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया है। इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाया गया है। जी। पहले कौन दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते थे? तो बुजुर्ग हो जाते थे, अब उनको ये है तो वो करते थे, तो कहते भी थे हम लोग, भाई एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता था। लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे जिनको अपना करियर संभालना है, तो ये जज साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब जेएनयू में मैं पढ़ता था, पाकिस्तान की भी कई सारी लड़कियां पढ़ती थी, जी। कभी कोई हिजाब नहीं। अभी जेएनयू के अंदर लड़कियां हिजाब पहनती हैं, उसको कोई नहीं टोकता, कोई नहीं बोलता कि ये गुलामी का प्रतीक है। ईरान मुस्लिम जहां शरिया का कानून है, जो इस्लामिक मुल्क है, वहां की महिलाएं हिजाब से आज़ादी चाह रही हैं, और सेकुलर मुल्क है। इसकी त्रासदी ये है कि यहाँ का प्रोग्रेसिव एलिमेंट मुस्लिम लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं को इस हिजाब के जंजाल में बांधना चाह रहा है। तो ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास की शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।